कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? दिए गए में से आपकी कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र की हम बात करें जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये आपका यंत्र सामग्री नहीं है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यंत्र सामग्री नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर हो गया ये तो, ठीक है। ऑपरेटिंग कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडो विस्टा, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एप्पल का मैक ओएस, कौन सा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो भाई सारे के सारे पहले ही बता चुका हूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे लिनक्स हैं, चाहे विंडोज विस्टा है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। शेयर करो सभी साथी, एक बार मिलकर ईमानदारी से शेयर करो सारे के सारे बच्चे। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम कंट्रोल करता है? कंप्यूटर के जो बेसिक आधारभूत जो फंक्शन होते हैं उनको कौन सा प्रोग्राम है वो कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मदरबोर्ड है कि हार्ड ड्राइव है या सीपीयू है? कौन सा इसको कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर के बेसिक्स इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? यहां पर कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के माध्यम से सारा कुछ कंट्रोल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो गया। जो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है ना? इसका अर्थ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है या एमएस ऑफिस है कि वर्ड है कि एक्सेल है, कौन सा कंप्यूटर तंत्र के काम करने के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी? वेरी गुड, शाबाश। दैट इज ओनली, बाकी तो बाद में है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद में है ये वाली चीजें। तो ये तो चलो अंदर काम के अकॉर्डिंग आवश्यकता पड़ेगी इनकी। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा नहीं है? यूनिक्स है, डॉस है, विंडोज है, लेकिन कैस्परस्काई नहीं है। ये कैस्परस्काई वगैरह तो ये वायरस, एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस जिन्हें आप पैसा देकर खरीदते हो और आपके कंप्यूटर की रक्षा होती है वायरस से। तो ये एक एंटीवायरस हो जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर में लगवाते हो कुछ पैसे देकर, तब आपका कंप्यूटर है वो वायरस से सेफ रहेगा। तो ये तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने तो लगवाया था पहले, बहुत पहले, हालांकि इतना काम का नहीं है। बिल्कुल वीनू, एकता, सुरेंद्र, मनीषा, बच्चे फटाफट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, दिए गए में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ऑफिस है, विंडोज 8 है, कौन सा यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो दिए गए में से ओपेरा की बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओपेरा क्या है। ओपेरा की बात करें तो एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। और गूगल क्रोम भी क्या है? यह भी एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये गुरुजी एक सॉफ्टवेयर है। ये तो एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो विंडोज 8 क्या हो गया? विंडो 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये आपको याद रहेगा, विंडोज 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिएगा, शेयर कर दो भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, ईमानदारी के साथ में। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। शेयर करो सभी साथी। दिए गए विकल्प में से विषम यानी कि जो अलग है इनमें से उसको आपको पहचान करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कि वर्ड पैड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नोट पैड? तो नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये सब अलग है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग है। बाकी वाले तो बाद में काम के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। तो ये उससे क्या हो गया? अलग हो गया, याद रखेंगे। अगला देखो कि इनमें से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सबसे सामान्य जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर गेमिंग इंजन है या कंपाइलर है, ओएस है या आपका MATLAB है? तो दिए गए में से यहाँ पर जो O है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में
जो कड़ी का कार्य करता है, ये एक कड़ी का कार्य करेगा किसके बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कड़ी का कार्य करता है प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में। जो इसका यूज कर रहा है प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच कड़ी का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चलिए जी, शेयर करने की आवश्यकता है। साथी दोपहर में गर्मी में सो रहे हैं, है ना? आज सोना तुम्हें कल सोने नहीं देगा। अगर आज सोगे ना तो कल चैन से सो नहीं पाओगे। जिंदगी भर की गर्मियां आपको परेशान करेगी, इसलिए पढ़ लिख लीजिए अगले कुछ टाइम के लिए। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरे नाम की हम बात की थी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, है ना? तो ये बायोस है जो रोम में संग्रहित होता है, तो उसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अगला, सिस्टम को बूट, कोई सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसको बूट करने से आप क्या समझते हैं? सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है बताएंगे? हाँ, रोम में लोड होता है। बूट करने का मतलब होता है आपका बूट करने का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये बूट का मतलब होता है। जब इसके अंदर हम बात करें तो कौन से उपकरण इसके अंदर जड़े, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो कौन से इक्विपमेंट उपकरण उससे जुड़े हुए हैं ये चेक किया जाता है। उन सब के इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो बायोस बूटिंग डिवाइस सर्च करता है, तो ये इसमें काम आता है, ध्यान रखिएगा। बूट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट, इसमें से दिए गए में से विषम यानी कि जो अलग है उसकी आपको पहचान करनी है कि इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है। इन चारों में से एक अलग है। हाँ बिल्कुल, आंखों में मुंह धो के पड़ रहे हैं सर, नींद आ रही है। कोई बात नहीं, नींद काहे की? नींद लेने का सबसे बेस्ट समय, प्राकृतिक समय आज नहीं बल्कि हजारों सालों से, लाखों वर्षों से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, वो रात्रि का समय ही है। वो हमारी जैविक घड़ी है। रात को 11 से 600, 12 से 600, आपकी इच्छा, लेकिन रात्रि के समय की नींद ही नींद होती है। अगर आप चाहते हो कि आप दिन में नींद ले रहे हो, वो नींद नहीं है, वो अच्छी नींद नहीं है। रात की नींद ही नींद होती है। रात हमेशा याद रखें नींद के लिए ही बनी है। लाखों वर्षों से रात्रि नींद के लिए बनी है, बाकी दिन में आप काम कीजिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। नींद के साथ कभी समझौता मत करना, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, दिमाग काम ही नहीं करेगा पेपर में। अलग कौन सा है? इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिए गए में से जो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये अलग है इनसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, बाकी इन सब से अलग है। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ये जितने भी हैं वो आपके क्या है? सॉफ्टवेयर हैं, है ना। जब एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वो कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाओगे। मैं तो खाना खाकर, हाँ खाना थोड़ा एग्जाम टाइम में लिमिटेड, ज़्यादा दबा के खाओगे ना दही वही के साथ में, तो दोपहर को आएगी भयंकर वाली नींद। नींद ले ली तो मिलेगा क्या? रात्रि को नींद लेते वो कम नहीं है। शरीर को ज़्यादा आराम मत देना, वजन मत बढ़ाओ, अभी कांस्टेबल बन जाओ, उसके बाद वजन बढ़ाना, ठीक है। तो कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डबल प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल या डुप्लीकेट या पैरेलल। जब 2 लगेंगे, एक प्रोसेसर था दूसरा प्रोसेसर लग गया, या समानांतर हो गया, क्या हो गया? समानांतर प्रोसेसर हो गया, तो इसे कहेंगे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। अगला, 2 या अधिक प्रोसेसर के द्वारा 2 या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग करना। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर के द्वारा 2 या उससे अधिक प्रोग्राम को साथ साथ में अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो साथ साथ की जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहेंगे? उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। मल्टी यानी बहु, एक से ज़्यादा, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। अगला प्रश्न, डॉस का फुल फॉर्म क्या है? ये जो डॉस है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इस डॉस का फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल, डायरेक्ट हो गया, ड्यूल हो गया, डिस्क हो गया, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट?
फटाफट। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहे। इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्या हो गया? सी इसका राइट हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। डॉस का फुल फॉर्म है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बिल गेट्स वाली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 के अंदर विकसित किया गया था। 1981 के अंदर विकसित 1981 में विकसित किया गया था IBM और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसको? डॉस को विकसित किया गया, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यहां पर नहीं है? यूनिक्स है, उबंटू है, MS DOS है, लेकिन MS Excel स्प्रेडशीट नहीं है। याद रखिएगा, IBM का फुल फॉर्म बता रहा है प्रधान मीणा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। प्रधान, बहुत बढ़िया। वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी के आकार की हम बात करें तो ये एड्रेस लाइन के ऊपर या डाटाबेस के ऊपर या डिस्क स्पेस पर या सभी के ऊपर। वर्चुअल मेमोरी का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो एड्रेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एड्रेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है दिए गए में से? यहां ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कंपाइलर है, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति है। कौन सा एक यहां पर सॉफ्टवेयर है? इसमें यहां पर बात करें कंपाइलर और ट्रांसलेटर। ये कंपाइलर हो गया या इसका आपका यहां पर ट्रांसलेटर हो गया। ये क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। हाई लेवल की जो प्रोग्राम होते हैं मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं ना। हाई लेवल के प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा साथी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ये सब के सब हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? भाई हार्डवेयर नहीं है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहां पर वो आपको हार्डवेयर माउस वगैरह कीबोर्ड वो नहीं दिया गया है। सीधा सा असेंबलर है, मुद्रक है, चुंबकीय टैप है या वीडियो टर्मिनेटर है। तो दिए गए में से आपका जो असेंबलर है ना, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना। असेंबलर अभी जस्ट हमने पढ़ा था। असेंबलर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर, वो जो वॉइस का डाटा है उसको शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। कौन? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन है जो वॉइस को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? आप अपने फोन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे। स्पीच को रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर पाता है और कंप्यूटर आसानी से उसको समझ पाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, थंब ड्राइव, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट, इन सभी में एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो थंब ड्राइव है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिए, एक के साथ दूसरा प्रश्न आपके क्लियर हो जाता है, सभी साथी ध्यान देंगे। तो थंब ड्राइव आपके यहाँ पर नहीं है। थंब ड्राइव की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। ये क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज इकाई होता है, द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी का क्या है? ये एक पार्ट है। द्वितीयक मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा का हम ट्रांसफर करते हैं। तो सीधी सी बात है,
कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग के लिए, बातचीत के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दिए गए में? इंटरनेट रिले चैट है, या गूगल टॉक है, या स्लैक है, या AWS है? AWS क्या है इसमें से? राइट आंसर बताओ। तो AWS है वो ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी स्लैक, गूगल टॉक, इंटरनेट रिले चैट, ये सारे के सारे क्या है? चैट है, याद रखिएगा। ओके चलो भाई शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारे टेलीग्राम में, मुझे पता टेलीग्राम में तो इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो जहाँ पर मैसेज भेजा जा सकता है। तो इस क्लास का जो लिंक है उठा के फेंक दो उस टेलीग्राम ग्रुप में। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आपका मैसेज जाता है, तो इस क्लास को फेंक दो ले जा करके टेलीग्राम में, है ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप में। लिंक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, बच्चों का भला हो। चलो बच्चे कर दो शेयर इसको आपके सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन होती है उसका स्टोर करना, उसको फिर रिट्रीवल करने को ऑर्गेनाइज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, रिट्रीवल करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डाटा वेयर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा वेयर हाउस, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके अगला देखो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर CRM का मतलब क्या है? देखो CRM के मतलब की बात करें, 3 नाम दिए गए हैं यहाँ ऑप्शन के अंदर। तो कस्टमर रिलेटिव मीट होता है, चैनल रूट मार्केट होता है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। गुरुजी कई बार होता है लंबा आंसर होता है, वो मैं आंसर करके आऊँगा, लेकिन हर बार लंबा आंसर करने जाओगे तो खुद लंबे हो जाओगे, इसलिए आए तो ही करना, वरना ज़्यादा रिस्क मत लेना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, कई बार देखा गया है कि जो ऑप्शन लंबा है ना वो राइट आंसर होता है, मैक्सिमम लगभग 80% में होता है। तो वो तो आपके जितने प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करो उस बेस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिप क्या होती है? जिप फाइल जो होती है ना, जैसे जिप फाइल में आप फोटो वगैरह कोई इमेज लेते हो, तो जिप फाइल का यहाँ नाम क्या होगा? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज मार्क फॉर्मेट, क्या है? जिप फाइल जो होती है, जो चलती है, मूवमेंट करती हुई आपको दिखती है, ये होती है ग्राफिक होती है ना, क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके मनीषा कह रही मुझे भी विजय सर जैसा थानेदार बनना है। आ जाओ, बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जब SI की वैकेंसी आएगी तब आपको विजय से मिलाऊंगा। अभी विजय की ट्रेनिंग चल रही है, अभी विजय की ट्रेनिंग इस साल के एंड तक कंप्लीट होगी, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, वहाँ पर वो SHO एज ए थानेदार पोस्ट होगा, ठीक है। हालांकि थानेदार तो कुछ टाइम बाद बनाते हैं, 1-2 साल बाद में SHO बनाते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, लेकिन 1-2 साल के अंदर अंदर वो बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको बनाएंगे, समझाएंगे, उससे भी सेशन करवाएंगे वर्दी में, आपको भी अच्छा लगेगा। हालांकि उसको पूरा जो गाइड था वो मेरे ही गाइडेंस में सारा उसने पढ़ता रहा, लिखता रहा, हर चीज़। 2 बार थानेदार निकालना, 1 नहीं 2 बार, और मेहनत से। और बीच में जो ये पेपर चोर आ गए थे ना, इन सबको हटाया है। और इसकी जो रैंक थी विजय की 107वीं थी, अभी उसकी रैंक है, पेपर चोर इतने बीच में आ गए थे, इतने बीच में आ गए, अभी विजय की रैंक है वो 70 के लगभग है, ठीक है। आप देखो कितने बीच में पेपर लीक वाले थे, मतलब लगभग 40-50 टॉप 100 के अंदर थे। इन सब को SOG ने बार किया है और बहुत अच्छा हुआ। ये तो मेहनत वालों का यहाँ पर हक नहीं मारा गया। टॉप 10 में 4-5 को बार फेंका गया, टॉप 50 में से लगभग 10-15 जनों को। बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए। चलिए शेयर करिए सभी साथी। जिप फाइल है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। सांच को आंच नहीं, मेहनत का रास्ता हमेशा अपनाएं। शॉर्टकट जिंदगी में हमेशा दुखदाई होता है, मेहनत करें और आगे बढ़ें। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ज्यादा उपयोगी किसमें? स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल। अब मनीषा कह रहे सर मुझे भी बना दो। देखो, गुरु का काम है रास्ता दिखाना, उसके ऊपर चलना। मैंने जितना कहा उतना आप लोग अगर मेहनत कर पाओगे तो आप भी थानेदार बन जाओगे। मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे,
कि थानेदार बनना आसान है। आप उस वीडियो को देखें और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं शिद्दत के साथ में तो बन जाओगे, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी। देखो स्प्रेडशीट जो होता है ना, जो एक्सेल है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? सांख्यिकी के फील्ड में किया जाता है। किसमें फील्ड किया जाता है? सांख्यिकी के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांख्यिकी गणितीय विज्ञान होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट, एक्सेल एक ही बात है। आगे मैं इसके संबंध में और अच्छे से बता दूंगा। अगला प्रश्न, एक ही डाटा को कई जगह पर अगर आपको सेव करना है वो क्या कहलाता है? एक डाटा है, उस एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना इंटरेक्शन कहलाता है, कंकरेंसी कहलाता है, कि रिडंडेंसी कहलाता है, कि इन्यूमरेशन कहलाता है। नई शब्दावली आ गई गुरुजी, थोड़ा सा यहां पर टिपिकल हो जाता है मैटर, लेकिन कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे। और रिडंडेंसी कहलाती है आपकी एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना है। चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट, एपीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का पूरा फॉर्म क्या है? एपीआई का जो फुल फॉर्म है, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। हाँ जी, दिए गए में, हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा माइंड में टेलीग्राम पर, चिंता ही नहीं करें, ऐसा ही को आने दो फिर करवाएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? एपीआई क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है ना। इसका फुल फॉर्म बता दो कमेंट बॉक्स में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में उपयोगी होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई का पूरा नाम होता है, ध्यान रखिएगा। टूल, प्रोटोकॉल और रूटीन का क्या होता है? एक सेट होता है। टूल, रूटीन और प्रोटोकॉल का एक सेट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। शाबाश। जीआईएस किसका शॉर्ट फॉर्म है? अगर हम जीआईएस की बात करें तो सीधा आंसर मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जीआईएस किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो यहां पर ज्योग्राफिकल इंटरफेस, ज्योग्राफिकल दोनों में है, इंटरनेशनल या इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी इसका राइट आंसर होगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है भौगोलिक आंकड़े, जो आकाशीय आंकड़े होते हैं उनके कलेक्शन में काम आता है। तो इसका उपयोग है, जीआईएस का इस्तेमाल होता है वो उपग्रहों के माध्यम से भौगोलिक आंकड़ों का, जो अर्थ से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, भौगोलिक आंकड़ों का कलेक्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। एक बार शेयर करेंगे सभी साथी कि नींद आ रही है सब लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है दोपहर का समय है और मेरे 1:30 बज रहे हैं। अब मेरे कसम से मेरे पास में बैठे हो ना तो एकदम से सिक्योरिटी काटो एक भयंकर वाली, अरे गुरुजी एकदम से नींद उड़ गई मेरी। तो पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा शेयर कर दो क्लास को, है ना। बड़ी आलस्य, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता है। हिरण को भी, शेर को भी दौड़ना पड़ता है, तब जाके वो शिकार करता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। 129 का आंसर बताओ कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है, कंप्यूटर प्रयोग करना आसान होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है कि नेटवर्क है कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। उसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का प्रयोग करना उसमें क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अगला देखिएगा। ओके, निम्न में से नींद आ रही है, राजवीर कह रहा है नींद आ रही है, ले ले नींद ले ले, बढ़िया कूलर की हवा में सो जा, लेकिन जब तक तू उठेगा ना तब तक कछुआ तुमसे आगे निकल चुका होगा। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? यूटिलिटी जो अभी हमने पढ़ा था, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण कौन सा है? तो देखो विकल्पों में से सभी, या फिर नेटवर्क मैनेजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन, इन सभी की वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल आसान हो जाता। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा सभी साथी। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में
कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचारण में कौन सा शामिल होता है? तो आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में। किसमें? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की बात होगी। अब इंटरनेट वाले टॉपिक से भी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद हम एक्सेल वर्ड की भी बात करेंगे। हाँ जी, देखो बच्चे के भारत में इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी तो VSNL के रूप में हुई थी। VSNL, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड। कब हुई थी बताओ? विदेश संचार निगम लिमिटेड के रूप में। हाँ जी, कब हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी और VSNL के रूप में याद रखिएगा 1995 में हुई थी। अमेरिका विश्व स्तर पर हुई थी, अमेरिका ने 1969 में की थी। 1969 में अमेरिका में जो फर्स्ट कंट्री था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी, जिसने सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी, सबसे पहले अमेरिका ने 1969 के अंदर, और ARPANET के नाम से। किसके नाम से? ARPANET के नाम से। ARPANET के नाम से सबसे पहले इसने शुरुआत की थी अमेरिका ने। चलो भाई आगे बढ़े। तो 15 अगस्त 1995, आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं ना? वो 95 तो बहुत हो जाओगे तुम, 30 साल के आसपास है ना? तुम तो सब 25 साल के आसपास, 20 से 25 के बीच के हो मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है वो ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, आजकल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर में डाटा कैसे भेजा जाता है? प्रकाशीय रूप में भेजा जाता है ना। ऑप्टिकल फाइबर में जो डाटा है वो प्रकाशीय रूप में जाता है। संदेश एक छोर से दूसरी छोर पर जाने में किसका इस्तेमाल करता है? प्रकाश का इस्तेमाल करता है। प्रकाश, बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंस टैग में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लाइट का इस्तेमाल करते हो। और ऑप्टिकल केबल ये बिछाई जाती है, समुद्र के नीचे से भी बिछाई जा रही है, समुद्र के अंदर भी बिछाई जा रही है। तो डाटा कैसे भेजा जाता है? प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी केबल है वो डाटा को लाइट बीम के रूप में ट्रांसमिट करती है? ऐसी कौन सी केबल है दिए गई में से जो डाटा को लाइट बीम के रूप में, है ना, किसकी बीम के रूप में? लाइट की जो बीम होती है उसके रूप में ट्रांसमिट करती है। सीरियल केबल होती है कि फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, या फिर आपका इथरनेट होती है? तो ये आपका फाइबर है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, ये ऑप्शन नंबर बी है। फाइबर ऑप्टिक केबल है जो लाइट बीम के रूप में डाटा को प्रेषित करती है। और इसके बारे में बात करें, इसमें नेटवर्क संचार का सबसे तेज माध्यम है ये। नेटवर्क संचार का सबसे तेज माध्यम, तो ये ध्यान रखना है यहां पर। नेटवर्क संचार का सबसे तेज माध्यम है केबल, लाइट बीम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल। सिम का पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब सिम खुल जा सिम। अगला देखो आपके पास सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला, निम्न में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के GSM कुल में से नहीं है? जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं हो, जो वायरलेस है, जो तार बेतार है प्रौद्योगिकी के GSM कुल के अंदर, उसमें शामिल नहीं है दिए गए में से। तो DSL इसके अंदर शामिल नहीं है। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ये इसके अंदर नहीं है। बाकी एज और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये होता है लॉन्ग LTE। आपके फोन में सबसे ऊपर देखो, आपके फोन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें LTE लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LTE का जो फुल फॉर्म होता है वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन।
ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। और एज जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एनहांस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन, एनहांस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन होता है। और एलटी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। ये पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आपका निम्न पावर लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? लोकल एरिया लेन का उदाहरण है, यहां पूछा गया है लोकल एरिया नेटवर्क संचार तकनीक का उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो ये आपका जो इथरनेट है ना, ये वायरलेस तकनीक है। 1973 में बॉब रॉबर्ट मैटकॉफ लेकर आए थे, ये इथरनेट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी? बॉब मैटकॉफ द्वारा शुरू हुई थी 1973 के अंदर। इथरनेट लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक स्थानीय सेक्टर के लिए इंटरनेट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का घटक नहीं है। देखो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके एनआईसी राउटर, एनआईसी, अब जैसे इंटरनेट का मेरे राउटर लगाया हुआ तभी तो आपकी स्पीड आ रही है। एनआईसी है, राउटर है, स्विच है, ये यूएसबी ड्राइव है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट नहीं है? तो ये सीधी सी बात है, ये एक है ना थोड़ा सा अलग है। ये तो से सबके सब सियार है, लेकिन ये रंगा सियार है। पता चल गया ये तीनों में से अलग है। यूएसबी तो आप सबको पता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट काम करता है किसके ऊपर काम करता है? केवल सर्किट स्विचिंग पर, केबल पैकेट स्विचिंग पर, या केवल दोनों सर्किट और पैकेट स्विचिंग पर, या इनमें से किसी के ऊपर नहीं। तो इंटरनेट की हम जहां बात करें, इंटरनेट जो काम करता है ना, वो आपके काम करता है आपका केबल पैकेट स्विचिंग पर, केबल पैकेट स्विचिंग के ऊपर इंटरनेट काम करता है। इसमें आईपी एड्रेस वगैरह भी होता है ना, एक उसके ऊपर भी बात करेंगे। पैकेट स्विचिंग याद रखना। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? पूरे देखो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया भर की बात करें, तो आप बताओ कि इंडिया भर के अंदर अगर हमें नेटवर्क कनेक्शन अगर चाहिए तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे देश भर के लिए जिस प्रकार का हमें नेटवर्क चाहिए होगा, वो पेन चाहिए होगा, लेन चाहिए होगा, कि वेन चाहिए होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके वेन की। वेन यानी कि आपके विश्व स्तर पर पूरे देश भर में वाइड एरिया नेटवर्क जो है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा के लिए किया जाता है। ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़े। प्रश्न अच्छे थे ना? अभी और प्रश्न बाकी हैं, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताओ सभी साथी। बताओ 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 फटाफट। इनमें से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? नेटवर्क के ऊपर साझा किसे नहीं कर सकते? किसे नेटवर्क के ऊपर साझा नहीं कर सकते? हाँ, आज मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा पदाधिकारियों वाली अभी जस्ट, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर साझा आप किसे नहीं कर सकते? देखो डिस्क है, प्रिंटर है, प्रोसेसर है, सीडी रोम है, किसको आप इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता। क्या नहीं साझा किया जा सकता? नेटवर्क पर आपका बी ना, गलत। सी प्रोसेसर है, इसको नेटवर्क पर साझा नहीं कर सकते। प्रिंटर, डिस्क, सीडी रोम सब नेटवर्क पर साझा हो सकता है। ऐसे गलत मत करो भाई, ठीक है। ये तो पीसी के मदरबोर्ड का हिस्सा है प्रोसेसर, तो ये तो मदरबोर्ड की एक डिवाइस है, मदरबोर्ड का हिस्सा है सीपीयू के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ओके चलो बढ़िया है। निम्न में से कौन सा शब्द है वो नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित, नेटवर्क की सिक्योरिटी से संबंधित शब्दावली मैंने पीडीएफ में डाली हुई है। डीएसएल है, एमआईटी है, W3C है या फायरवॉल है? कौन सी नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित शब्दावली है? तो जो कंप्यूटर को सुरक्षित रखने है, देखो फायरवॉल जो है वो हैकर्स और मालवेयर से रक्षा करता है ना। हैकर्स हो गया, ये मालवेयर हो गया, जैसे अभी रैंसमवेयर हो गया। मालवेयर के अंदर क्या क्या होता है? रैंसमवेयर है,
है ना, चर्चा में रहता है ये। वैसे रैंसमवेयर है, ये वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस से रक्षा करता है फायरवॉल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? वाइड एरिया में पूरे देश भर के लिए इंटरनेट की जहां तक बात हुई, उसके हार्डवेयर के लिए आवश्यक है। ब्रिज, स्विच, राउटर या फायरवॉल, किसकी जरूरत पड़ेगी वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए? किसकी जरूरत पड़ेगी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए? आपका किसकी जरूरत पड़ेगी? राउटर की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट राउटर की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिए, इस राउटर के अंदर हम बात करें तो मॉडेम और राउटर की आवश्यकता होती है ना, मॉडेम और राउटर, इन दोनों की आवश्यकता होगी। राउटर क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में से समझिएगा कि आने वाली सूचना को स्क्रीन करता है, आने वाली सूचना को स्क्रीन करेगा, नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है, कंप्यूटर सिस्टम से विषाणुओं को समाप्त करता है, और एक कार्य विषाणु है। क्या है राउटर? राउटर की हम बात करें तो ये नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है, इंटरनेट के लिए बहुत ज़रूरी है राउटर के बिना बड़ा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है। ISP, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, पूछी जाती है। ISP क्या है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट जो सर्विस देने वाला प्रदाता है उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है ISP शब्दावली, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, और जैसे लैब, अन्य कोई भी व्यावसायिक संगठन हो गया उन सब के लिए। अगला देखो, डाटा प्रेषण यानी कि ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? डाटा के ट्रांसमिशन के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? डाटा के ट्रांसमिशन के लिए जो मेगाहर्ट्ज है, ये संप्रतिक प्रति सेकंड है, या बिट पर सेकंड है, या नैनो सेकंड है? कौन सी एक ऐसी इकाई है जो आपके डाटा के ट्रांसमिशन से संबंधित है? डाटा के ट्रांसमिशन से संबंधित मापने के लिए जो इकाई है वो है आपकी कौन सी? बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड। अगला, कंप्यूटर टेक जो आपका नेटवर्किंग में FTP, इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर FTP का मतलब क्या है? इंटरनेट वाला जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो बताइए FTP का मतलब क्या है? FTP का जो फुल फॉर्म है साथियों वो हो जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हम बात करें जो TCP और IP, TCP और IP नेटवर्क पर, TCP और IP नेटवर्क पर फाइल का ट्रांसफर, इस पर फाइलों का आदान प्रदान, इस पर फाइलों का आदान प्रदान होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ICP, याद रखिएगा। अगला, डाटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह। डाटा संचार, जो डाटा विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट है, इस इंटरनेट के अंदर डाटा के जो संचार को कंट्रोल करने के लिए जो नियम होते हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाटा प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है, डाटा प्रोटोकॉल कहलाते हैं। जैसे TCP, आपसे एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, प्रोटोकॉल के उदाहरण। TCP/IP है, HTTPS है, HTTPS हो गया। इसके साथ साथ आपका SMTP हो गया, ये भी इसका उदाहरण है। फिर आपका DNS हो गया। ये सब के सब क्या है? प्रोटोकॉल के उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का उदाहरण है, बताओ मेरे बच्चों। उस समय SMTP दिया जाएगा। फिर कहोगे गुरुजी सुना सुना लग रहा है, लेकिन सूना सूना लग रहा है, दिमाग में सुना सुना लग रहा है लेकिन सूना सूना लग रहा है। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें इसका ज़्यादा पूछा जाता है। TCP/IP ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादान भी नहीं कि भटक कर रह जाएं, मार ही डाले बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। सब कुछ पता है हमको, पेपर में कहाँ क्या प्रश्न आता है, लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं। निम्न में से, इसीलिए तो एग्जाम पास करवाता हूँ तुम लोगों को, है ना, वो बहु क्वेश्चन मिला करके नजर रखता हूँ पूरे पेपर पे। निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे फास्ट है?
आप बताओ इनमें से सबसे फास्ट नेटवर्क कौन सा है? हाँ जी, सबसे फास्ट नेटवर्क कौन सा है, सबसे तेज कौन सा है? हाँ जी, मॉडल टेस्ट अभय कह रहा है माइंड मैप टेलीग्राम पर दूंगा एक मॉडल टेस्ट अगले बहुत ही कम दिन, 2-4 दिन के अंदर एक पहला पेपर वहां दूंगा, चिंता ही मत करो। हाँ जी, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए। और स्थानीय क्षेत्र हेतु प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे फास्ट, छोटा है तो सबसे फास्ट है, और वर्ल्ड वाइड हो गया तो फिर वो थोड़ा धीमा होगा, उस हिसाब से होगा, समझने वाली बात है। हाँ सुमित, पशु परिचर को क्लास लगेंगे, पहले कांस्टेबल तो बना देंगे इनको। निम्न में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है? टेलीफोन लाइन का प्रयोग किस में होगा? ये प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे वेन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और इसमें क्या होता है, लेन और मेन जुड़े होते हैं। इसमें लेन एंड मेन जुड़े रहते हैं, और ये विश्व स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, ये विश्व स्तर पर कंप्यूटर नेटवर्क का जाल है। लेन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये स्थानीय स्तर पर होता है, और ये समझने वाली बात है, ध्यान रखना। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, स्थानीय स्तर हो गया, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भवन हो गया, कोई ऑफिस हो गया, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है पेन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये होता है PAN होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इस पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल जैसे बैंक वगैरह के अंदर किया जाता है, ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मैं क्लियर कर देता हूँ, वापस नहीं बताऊंगा। सेना के नेटवर्क वगैरह के लिए है ना, आर्मी के लिए, सेना यानी कि आपके आर्मी के लिए। अब बचा लास्ट में वायरलेस। वायरलेस का क्या ही बताऊँ, पान मेन है वो आपके एक शहर के दूसरे शहर के लिए है ना, मेन है वो आपके मेन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, शहरों के बीच में। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब शहरों के बीच में है ना, शहरों के बीच। चलिए आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, वेन के अंदर टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, और इससे का जो उपनाम है वो इंटरनेट ही है। इसका जो उपनाम है ना, इसका उपनाम है वो इंटरनेट ही है। वेन का उपनाम मतलब वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है, ये विश्व स्तर पर ये इंटरनेट का ही नाम है। ठीक है, इसी का ही उपनाम क्या होता है, वेन का ही उपनाम इंटरनेट है। लेन वेन इससे जुड़े होते हैं, सैटेलाइट है, टेलीफोन है, सब इससे जुड़े होते हैं ना। सैटेलाइट हो गया, जैसे इसके उपग्रह इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, लेन है तो लोकल है और ये सबसे फास्ट है। पेन है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, सेना और बैंक आदि के लिए। मेन है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया, शहरों के बीच में। मोगेम्बो खुश हुआ तो फिर क्लास को लाइक कर देना, जितने भी साथी जुड़े हुए। ठीक है, लाइक में कंजूसी पसंद नहीं है मुझे। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कहा जाता है, कौन सा एक इंटरनेट का उदाहरण है? भाई इंटरनेट का उदाहरण है तो वाइड एरिया नेटवर्क है, विश्व स्तर पर है, वही इंटरनेट है। यही इसी का ही उपनाम क्या है, इंटरनेट है। ये नेट का कनेक्शन, ये वर्ल्ड लेवल पर ये क्या है आपका, इसी का जाल है नेट का। अगला प्रश्न जो ब्लूटूथ का एक उदाहरण है, ब्लूटूथ वाइड एरिया नेटवर्क किसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क या किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ की हम बात करें तो ब्लूटूथ है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। किसका है? ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ध्यान रखना कौन किसका उदाहरण है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ब्लूटूथ है पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जिसमें आपके चलिएगा। टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है। टेलनेट क्या सर्विस है?
टेलनेट नेट पर टेलीविजन चलता है, रिमोट प्रोग्राम या केबल टीवी नेटवर्क या टेलीनेक्स्ट। दिए गए में से हम बात करें तो टेलनेट की हम बात करें तो टेलनेट आपका जो रिमोट प्रोग्राम है, टर्मिनल नेटवर्क नाम से भी इसको जानते हैं ना, टर्मिनल नेटवर्क भी इसको कहते हैं। टर्मिनल नेटवर्क इसका क्या है, उपनाम है। इसका एक उपनाम मिलता है, टर्मिनल नेटवर्क मिलता है, और इसे रिमोट प्रोग्राम चलते हैं। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है, किसका, टेलनेट का। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर नेट का जो फिजिकल लेआउट है उसे किस नाम से जाना जाएगा? नेटवर्क सर्विस है, नेटवर्क साइज है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क प्रॉपर्टी है। दैट इज कॉल्ड, MS ऑफिस के क्वेश्चन आगे आएंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाएगी। क्या है? फिजिकल सैटेलाइट को जो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट, ठीक है। अलग अलग नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसमें, तो अलग अलग नोड है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े, कंप्यूटर टोपोलॉजी है। फिजिकल लेआउट को, कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल लेआउट। तो निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ दे। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला जो यहाँ पर बात हो रही है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला है मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेट। ये मोडेम है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। और मोडेम है वो कंप्यूटर से प्राप्त अंकीय डाटा को, ये अंकीय डाटा होते हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं, अंकीय डाटा को एनालॉग डाटा में बदल देता है। कौन? मोडेम। अंकीय डाटा को एनालॉग डाटा में बदलता है। कौन? मोडेम। किसको? कंप्यूटर से प्राप्त जो अंकीय डाटा होता है उसे आपको ये एनालॉग डाटा में बदलता है। एनालॉग का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय डाटा, विद्युत चुंबकीय, समझ गए ना? तो ये मोडेम का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। लेकिन बहुत अधिक मॉडल, आप एक बार वीडियो बनाइए, जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ का क्या वीडियो बनाओ, जो होगा अच्छा होगा, तैयारी करते रहिए, है ना, सिलेक्शन होगा, चिंता ना करें। एक बार में नहीं होगा, लेकिन लगातार लगे रहे तो एक दिन तुम्हारा भी एक से ज़्यादा एग्जाम निकलेंगे। एक नौकरी नहीं, एक से ज़्यादा नौकरी लगेगी, ठीक है। मेरे भाई के 4 से 5 नौकरियां लगी। क्यों लगी? कि मैंने उसको पूरी तरह फ्री छोड़ दिया। अगला, हालांकि मेरे ऊपर सब जिम्मेदारी थी परिवार वगैरह की, मैंने वो निभाई, उसने वो जिम्मेदारी निभाई। वो पढ़ता गया, एक बार में उसको सफलता थोड़ी मिली। उसको जैसे ही सफलता मिलनी स्टार्ट हुई, एक के बाद एक सरकारी नौकरी उसको मिलती गई। उसने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ी, ठीक है। तो एक दिन तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा कि तुम कौन सी नौकरी लूं और कौन सी नहीं लूं, है ना, इतनी नौकरियों में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये हकीकत है और मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से देखा है, और हमारे ऐसे कई सारे विद्यार्थी भी हैं, ठीक है। आगे देखो, मोडेम से जुड़ा होता है। मोडेम किससे जुड़ा होता है? माउस, मदरबोर्ड, फोन लाइन, किससे जुड़ा होता है? तो ये आपके अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मोडेम है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मेहनत करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिकन सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड, जो अमेरिकी सुरक्षा बल है, उनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत है वो अमेरिकी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है 1969 के अंदर की गई थी, 1969 के अंदर की गई थी। भारत में यही इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। इंटरनेट की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? इंटरनेट द्वारा निम्न में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट के लिए कौन सी? टेलीफोन स्विच, पैकेट स्विच, सर्किट स्विच या टेलेक्स स्विचिंग? तो यहाँ पर जो है पैकेट स्विचिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट स्विचिंग के अंदर समझ लीजिएगा कि क्या होता है। डाटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित होता है। डाटा है वो पैकेट के रूप में स्थानांतरित है, तो बहुत तेज गति से स्थानांतरित होता है। डाटा पैकेट के रूप में होता है और बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से पैकेट के रूप में डाटा को स्थानांतरित करना, ये होता है आपका पैकेट स्विचिंग इंटरनेट के अंदर। ब्राउजर का एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करो? जैसे वेब ब्राउजर आप चला रहे हो, इंटरनेट पे नया टैब खोलना है कि भाई यहाँ तो ये सर्च कर लिया, ये जब तक सर्च होगा, डाउनलोड होगा, तब तक मैं एक और
टैब खोल लेता हूं, उसके अंदर और देख लेता हूं, तो क्या दबाओगे कंट्रोल के साथ में? तो इसके लिए आपको नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको टी दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस टी। लेकिन इसका आंसर तो ए हो गया, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, ए इज द राइट आंसर। लेकिन कंट्रोल प्लस ए लिखा हुआ है तो हम इसको भी देख लेते हैं। टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है ना, टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना, टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना, इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस वाई अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए, है ना, कंट्रोल प्लस वाई अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है ना, तो तुम लोग बढ़िया तरीके से याद रख लेना। कंट्रोल प्लस टी है इसके लिए, नया वेब जो है वेब और नया टैब खोलने के लिए। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर यहां पर नहीं है? देखो, एक XHTML फायरवॉक्स है, मैक वेब है, नेटस्केप है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि वेब ब्राउजर जो है, आप तो सामान्य नाम जानते होंगे, लेकिन फायरवॉक्स, मोजिला वगैरह जो भी हैं आजकल तो वो बंद हो गए, नए नए आ गए हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये आपका XHTML HTML क्या है? ये एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त एक लैंग्वेज है। ये किसने? www में प्रयुक्त एक भाषा हो जाती है। और इसका जो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ये www इसमें प्रयुक्त लैंग्वेज है। बाकी सारे के सारे क्या है? वेब ब्राउजर है, जिसमें मैक वेब है, नेटस्केप है, फायरवॉक्स है। नाम तो थोड़े से परिचित होना पड़ेगा, तभी तो आपको आसानी से याद होगा। हाँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल प्रधान, ऋषभ, वेरी गुड, शाबाश। जो जंक ईमेल होता है ना, जिसमें कुछ स्पैम हो, जो वायरस हो, उस जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को कहेंगे आप स्पैम कहोगे। और कोई भी होता है तो उसको आप स्पैम करके रिपोर्ट कर देते हो, तो स्पैम मतलब ये धोखाधड़ी वाला, ऐसा कहते हैं ना, तो खतरे वाली बात हो जाती है, तो स्पैम इसको कहेंगे, ठीक है। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? और मैं तुम सभी को एक रिवीजन भी कराऊंगा 200 प्रश्नों को 5 मिनट के अंदर, देखना तो मजा आएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा पूरे प्लान के साथ क्लास लेता हूं, जब भी क्लास लेता हूं तो देखते जाओ तुम तो बस। वेब ब्राउजर कौन सा है? फायरवॉक्स नहीं है, फायरवॉक्स है, सफारी है, डक गो इज कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है? डक गो एक सर्च इंजन है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। और बाकी वाले सारे के सारे वेब ब्राउजर है। बाकी सारे क्या है? सर्च, जहां पर आप सर्च कर सकते हो, वेब ब्राउजर है। चाइना ने तो अपना ही बना रखा है, बाकी सारी चीजें अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका के पास में है। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना है, कंप्यूटर का जो पता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस कहलाता है कंप्यूटर का जो पता है वो आपका। यूआरएल वाला अभी एग्जाम में पूछा गया था। यूआरएल तो वो उसका जो लिंक है वो वहां पर, हाँ, डक गो, बढ़िया नाम है ना। हाँ, यूआरएल वाला प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए, जैसे ऑडियो फाइल है, हाँ, गाना चल रहा बढ़िया मस्त, गाना चल रहा बहुत मस्त वाला, MP3 फाइल। MP4 होती तो क्या होती? MP4 होता तो फिर वो वीडियो होता। ये तो सामान्य पता ही है सबको, पहले वाले फोन में आता था MP4 MP3। अच्छा,
MP3, बाकी सारे के सारे क्या है, डॉक्स हैं, PPTX हैं। ये PPT डॉक्स वगैरह क्या है, ये सब फाइल एक्सटेंशन है। वर्ड के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन है। बाकी सारे के सारे वर्ड, एक्सेल, ये सब के सब क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, फाइल के नाम है ना, फाइल एक्सटेंशन। छोड़िए इनको। HTML का शॉर्ट, HTML शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, HTML का फुल फॉर्म बताओ। हाइपर टेक्स्ट, इसे किसने बनाया था? देखो, हाई ट्रांसफर नहीं है, हाई ट्रांसमिशन नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसे 1991 में इंटरनेट के अंदर जब क्रांति आई तो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने इसका विकास किया था। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका सबसे पहले HTML का उपयोग सूचना को जो है आपका वेब पेज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये HTML लैंग्वेज है, इंटरनेट की लैंग्वेज है, 1991 में आई थी। किसके समय? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका विकास किया गया। तो कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज जो इंटरनेट में जो इस्तेमाल की जाती है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। मार्कअप लैंग्वेज आपकी कौन सी है? HTML है। ये उच्च प्रोग्रामिंग भाषा है। ये सब के सब क्या है? उच्च प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। उच्च प्रोग्रामिंग भाषाएं। उच्च प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं? जावा है, पाइथन है, PHP है, ये सब उच्च प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला देखिएगा 67, विंडो 10 में जो निर्मित जो ब्राउजर है उसे कहा जाता है। विंडो 10 का जो अभी विंडो 11 वगैरह उसकी भी बात करेंगे। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहेंगे? विंडो 10 में जो है, विंडो 10 में निर्मित जो ब्राउजर होता है उसे कहेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज कहेंगे। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एज क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर है। विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? विंडो 10 की हम बात करें, विंडोज 10, ये सब बिल गेट्स के पास, ठीक है। बिल गेट्स की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, इतने पैसे वाला आदमी है। वो आरोप लगाता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था तब तक वो मुझे मूर्ख बना रही थी, ठीक है। तो अमीर होना भी कोई वो शर्त नहीं है खुशी की, ठीक है। तो विंडो 10 है वो कब लॉन्च हुआ था? विंडो 10 है 29 जुलाई 2015 को। 29 जुलाई 2015, और इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल गेट्स के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी? बिल गेट्स। और आजकल तो डॉली चाय वाले के पास में चाय क्या पी ली बिल गेट्स ने। दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी वर्तमान समय में जो लिस्ट आई है उसमें, हाँ, विंडो 21 है वो आपका 2021 का है, बहुत बढ़िया। विंडोज 11 है वो 2021 का। GUI पर आधारित OS ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायता देता है। निम्न उपकरण कौन सा उपकरण है वो GUI पर आधारित OS में सहायता देता है? और GUI मतलब आपका क्या होता है? GUI देखिएगा, लिखिएगा, जैसे कीबोर्ड है, टच पैड है, माउस है, ये सारे के सारे हैं वो GUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें ये सब के सब हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। और GUI का बारे में अगर हम बात करें तो GUIs इन सब का इधर इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। फाइलों को खोलना, डिलीट करना, इस्तेमाल करना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करना, ऑब्जेक्ट है उस माउस से क्लिक किया उसको स्थानांतरित करना कि फाइल ट्रांसफर हो गई है, फाइल वगैरह, उसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रांसफर करना, उसे क्या कहेंगे? उसे ड्रैगिंग कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग बोलेंगे, ड्रैगिंग बोला जाएगा।
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस ड्रैगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वे कहाँ होती हैं? जो फाइल हैं, फोल्डर हैं, ये जो जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किए जाते हैं वे कहाँ पर होती है? वे सारे के सारे आपके आइकन होते हैं। जैसे फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, ये सारे के सारे आइकन कहलाते हैं। डू यू नो अबाउट दिस? डू यू नो अबाउट दिस? दीज ऑल आर आइकन्स। ये नोट जो मैं चला रहा हूँ, ये पीसी, ये सारे आइकन हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? आइकन हैं। आ जाओ इधर। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सभी डिलीटेड फाइलें, जो डिलीट की गई फाइलें हैं वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में। ये देखो रिसाइकल बिन कहाँ गई? यहाँ है, ये रहा रिसाइकल बिन, ये दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ भी मेरे भी रिसाइकल बिन बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो सारी की सारी डिलीट फाइलों की लिस्ट आ जाएगी। समझ गए ना? ओके, तो अपन तो सीधा उदाहरण देख के समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम, जो वर्तमान में चल रहे जो प्रोग्राम है का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है। अभी जैसे मैंने वर्तमान में चल रहा मेरा नोट 3 प्रोग्राम चल रहा, ये नोट 3 सॉफ्टवेयर चल रहा था, मैंने इस पर क्लिक किया और वापस मेन स्क्रीन पे चला गया, तो वो क्या है ना? ये जो नीचे वाली पट्टी है उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को इसे टास्क बार कहेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? टास्क बार, है ना, टास्क बार बोलेंगे। अगला, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू है वो कौन से बटन पर उपलब्ध होता है? एंड है, स्टार्ट है, कहां पर आपका हेल्प मेन्यू उपलब्ध होगा? जैसे स्टार्ट वाला बटन है यहाँ पर, ये रहा स्टार्ट, जैसे यहाँ पर हेल्प वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टार्ट पर हेल्प मेन्यू कहाँ होगा? हेल्प वाला स्टार्ट पर ओपन होगा। ये एक तरह से ये कंप्यूटर जो मैं आपको चला रहा हूँ, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये एक तरह से बड़ा कंप्यूटर ही है, और हालांकि 75 इंच का ये बड़ा स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन ही है। तो ये स्टार्ट मेन्यू पर हेल्प मेन्यू स्टार्ट पर उपलब्ध होता है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना, ऐसे होता है ना कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर। आप जब देखते हो तो कंप्यूटर चलाया हो तो पता होगा, मैक्सिमाइज यानी बड़ा सा ऐसा बॉक्स होगा, मिनिमाइज होगा और ऐसे क्लोज का ऑप्शन होगा। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है ना, इसे क्या कहेंगे? सबसे ऊपर वाली पट्टी है जिस पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का जो बटन होता है, इस पट्टी को क्या कहेंगे? इसको टाइटल बार कहेंगे। तो ये हारा वही जो लड़ा नहीं भाई मदन से लिखा हुआ, ये टाइटल बार होती है कंप्यूटर के। सबसे ऊपर वाली क्या होती है? टाइटल बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूचना सहायक का पेपर देखा? वहां कंप्यूटर है ना बहुत हाई लेवल का था, वो कंप्यूटर अनिवार्य था उसमें, कांस्टेबल में अनिवार्य नहीं है। यहां औसत से थोड़ा ऊपर और औसत लेवल के प्रश्न वहां पूछे जाएंगे, बहुत हाई लेवल तो नहीं पूछा जाएगा। सूचना सहायक का पेपर अभी हुआ था जनवरी में, देख लेना, 21 जनवरी को पेपर हुआ था, मुझे पता है, बहुत हाई लेवल का, मारवाड़ी में कहे जो जाको ही नहीं लागे एड़ा प्रश्न। तो ये आपके कांस्टेबल में उस लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट में जैसे पूछे गए थे वो भी मैंने पीडीएफ वापस शेयर कर दूंगा पिछले 1 साल की टेलीग्राम पर, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट के हो गए या अदर एग्जाम में सीईटी के अंदर क्या पूछे गए थे वो मैं टेलीग्राम पर आज शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो कौन सी जो बार है उसमें बटन और मेन्यू होते हैं, बटन और मेनू होते हैं जिन्हें सामान्यतः कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये टूल बार हो रही है, टूल बार की बात हो रहा है जहाँ पर मेन्यू वगैरह के बारे में बताया जाता है। ये टूल बार के अंदर मेन्यू वगैरह बताए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन, प्रिंट, सेव, ये सभी बटन जो सेव करने का विकल्प वगैरह होता है, वो पेपर भी सॉल्व करवा दो अनुराधा कह रही, वो पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। एक ही क्लास बहुत है ना, कंप्यूटर की बार बार तो क्यों लगाऊं मैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो मिल जाएगा। सीईटी हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, इनमें कंप्यूटर के पूछे गए प्रश्न की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो
ये प्रिंट ओपन है, प्रिंट है, सेव, ये सभी बटन कहां पर होते हैं? ओपन, प्रिंट, सेव, ये सभी बटन जो होते हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। कहां होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार है वो आपका कमांड और प्रक्रिया को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का भाग है? कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का पार्ट है? एमएस ऑफिस की हम बात करें, नहीं, मार्केट की गाइड पे भरोसा नहीं है मुझे। मार्केट की गाइड कैसे छपती है तुम्हें पता है? कट कॉपी पेस्ट से, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। किताब तो क्या होती है वो जून में मैं एक आपको राजस्थान जीके की बताऊंगा वो क्या होती है ना। मेरी किताब जो आ रही है उसके ऊपर मैं खुद हाथ से लिख रहा हूँ, किताब वो होती है। मार्केट की गाइड के ऊपर लाना मतलब फेलियर की गारंटी है, ठीक है। राजस्थान जीके की ले आओगे तो वो तो सभी में समान होता है, लेकिन जो गाइड पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होते हैं वो कभी मत लाना। एमएस ऑफिस का यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का है? तो ये आपका एमएस वर्ड है। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। वर्ड हो गया, इसके साथ साथ एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। कौन सा एप्लीकेशन निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस बताओ कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एमएस ऑफिस से हम पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एक एमएस ऑफिस है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामों का समूह। ये क्या होते हैं? प्रोग्रामों का समूह होता है और इस एमएस ऑफिस में कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। विशेष कार्यों है तो प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सभी के सभी। समझ गए ना? हाँ। अगला देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है वो संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहां पर जो है आपका सारे के सारे, जैसे पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, एमएस वर्ड है, ये सारे के सारे आपके संसाधन में इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तीनों ही शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक इनपुट डिवाइस है, कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का एक विशेष समूह होता है जो विशेष कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज आपको जैसे शीट बनानी है, ऑफिस में, एमएस ऑफिस में काम करना है, वर्ड में काम करना है, एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है, वो उसके लिए अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, एमएस वर्ड उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हार्डवेयर है, एक नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर है, एक फर्मवेयर है। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस की हम बात करें, एमएस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ना। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके, आप छू के पता थोड़ी लगा सकते कि एमएस ऑफिस है। वो तो आपकी विंडो पे ओपन होगा तब पता चलेगा कि हाँ इसमें एमएस वर्ड है। तो वर्ड में आपको विभिन्न प्रकार के ऑफिस वगैरह में आप काम करते हो तो वो उसमें काम आता है। तो सॉफ्टवेयर होता है ये प्रकार का। कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? वर्ड, एमएस वर्ड का एक उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसमें नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? दिए गए में से कौन सा इसका एक उदाहरण नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक्सेल कहो या स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहो, एक ही बात है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जैसे संगणक वाला पेपर था उसमें भी कंप्यूटर उतना हाई लेवल का नहीं पूछा गया, जबकि कंप्यूटर्स में एक विशेष सब्जेक्ट होता है, एक विशेष सब्जेक्ट होता है। उसके प्रश्न भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। बट किस बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट और प्रोग्राम है ना, सबसे पहले स्टार्ट, बाद में सबसे पहले प्रोग्राम पर क्लिक करोगे तब आपके प्रोग्राम आएंगे सारे के सारे, ठीक है। प्रोग्राम होगा, स्टार्ट नहीं होगा। जो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F2 है ना। ये F कंट्रोल के साथ में F2 दबाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13 के लिए प्रयुक्त कुंजी है।
अगला देखिएगा 186 नंबर क्वेश्चन, मैक्रो। इस मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और मैक्रो होता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैक्रो होता क्या है उसके ऊपर हम आगे वाले प्रश्न के अंदर बात करेंगे कि मैक्रो होता क्या है। लेकिन मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है मैक्रो के लिए, तो मैक्रो के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ना, मैक्रो के लिए जो लैंग्वेज है वो विजुअल बेसिक होती है। कौन सी? विजुअल बेसिक। तो मैक्रो क्या है गुरुजी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रो क्या होता है, मैक्रो का अर्थ भी समझा दीजिए। तो जो मैक्रो का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जो मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है, कोई डायरेक्शंस होते हैं, उनकी एक सीरीज होती है जिन्हें आप किसी काम को स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले आते हैं। तो ये एकल कमांड होते हैं किसी भी काम को पूरा करने के अंदर। तो ये मैक्रो होता है जिसके लिए विजुअल बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड काउंट में शामिल नहीं है। जो वर्ड है उसको काउंट करने में क्या शामिल नहीं किया जाता है, वर्ड को गणना करने में कौन सा शामिल नहीं होता है, सेंटेंस को वर्ड काउंट में शामिल नहीं करेंगे। बाकी पेज होता है, कैरेक्टर नो स्पेस, विदाउट स्पेस नो कैरेक्टर, कैरेक्टर विद स्पेस दोनों को, और पेज को, इन तीनों को शामिल किया जाता है। अगला 189 क्वेश्चन, वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगाने के लिए होती है। वर्ड में कोई भी अगर गलती हो गई, उस गलती का अगर आपको पता लगाना है तो उस गलती के लिए यहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा भाई गलती हो गई है तो ऑटो करेक्ट कर ले, है ना, ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है उसमें, ऑटो करेक्ट उसे कहा जाएगा, ऑटो करेक्ट उसे कहा जाएगा। टाइपिंग की गलतियों को पहचान करता है ये ना, टाइपिंग एरर की पहचान करता है ये, टाइपिंग एरर के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में डाटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। डाटा विश्लेषण के लिए कौन सी उपयुक्त टूल है? डाटा के विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल है एमएस एक्सेल है वो डाटा के विश्लेषण के लिए। एक्सेल के अंदर आप डाटा वगैरह फीड करना है, डाटा चढ़ाना है, सारणी बनानी, उसका इस्तेमाल एमएस एक्सेल का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे। स्प्रेडशीट कहेंगे इसे। इसमें कैलकुलेशन से संबंधित है ना, गणना से संबंधित जितने भी डाटा होते हैं ना उसके गणना संबंधी डाटा, गणना संबंधी कार्य सारे के सारे इसमें किए जाते हैं, है ना। स्प्रेडशीट, एक्सेल एक ही बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो अधिकतम जो पंक्तियां हो सकती है वो हो सकती है 21 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,48,500, 10,48,576। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही नाम है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाएगा? एक्सेल के अंदर जो है बनाई गई जो फाइल है उसे सेल कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे, ग्रिड कहेंगे या वर्कबुक कहेंगे। इसे वर्कशीट कहेंगे या वर्कबुक, दोनों में बताओ क्या आंसर होगा, वर्कशीट या वर्कबुक? इसे क्या कहा जाएगा? इसे वर्कशीट, एमएस एक्सेल को के अंदर जो इस्तेमाल की गई जो फाइल है वर्कशीट कहलाएगी या वर्कबुक? तो ये नहीं होगा, ये वर्कबुक होगा। क्या होगी? वर्कबुक्स होगी। एक जैसे दिखने वाले है ना, हाँ अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, वर्कबुक होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के सूट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विजुअल बेसिक, किसका हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? कौन से एप्लीकेशन सूट का एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, एमएस ऑफिस का हिस्सा है एक्सेल। कौन सा निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? बताओ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा नहीं है? तो एक्सेल है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी नोटपैड है, वर्ड है और वर्डपैड है, याद रखिएगा। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता जॉन मैककार्थी कहलाता है। जॉन मैककार्थी, 2013 में इनका निधन हो गया था। जॉन मैककार्थी अमेरिकी कंप्यूटर विज्ञान के जनक, ये अमेरिकी है और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनका जगह जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोबोट है, आपको लाके होटल में खाना सर्व कर रहा है, कोई भी काम ऑटोमेटिक हो रहा है। इसकी वजह से जो मजदूर हैं, लेबर हैं, जो मनुष्य जो लेबर है, मानव लेबर है, उसकी छुट्टी हो रही है, छंटनी हो रही है। सारे काम कौन कर रही है? मशीनें कर रही हैं। जॉन मैककार्थी, ये जॉन मैककार्थी ने ऐसा कर दिया। तो मालिक के लिए तो ठीक है, लेकिन मजदूरों की छुट्टी हो रही है। सामान्य, आगे लेबर संकट भी आएगा इसके वजह से। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सामान्य जनरल जो उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से पहचान करो और बताओ सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, हाँ जी, फोटोशॉप हो गया। ये सारे के सारे सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं, सारे के सारे। अगला, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? ड्राइव है कि पीसी है कि वेब ब्राउजर है या नेटवर्क है? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। हम क्लास का रिवीजन करें उससे पहले दबा के शेयर करो सभी साथी, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना। ये फाइल विंडोज एक्सप्लोरर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। चलो अगला प्रश्न 199, डिस्क क्लीनअप टूल किसका एक डिस्क क्लीनअप टूल क्या है? हाँ जी, डिस्क क्लीनअप टूल क्या है बताओ। डिस्क क्लीनअप टूल क्या है? देखो, विंडोज 98 के साथ आया था। विंडोज 98 के साथ में सबसे पहले ये आया था और एक यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी यानी कि एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये 98 के साथ में आया था। एंड द फाइनल क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और यहां हम समाप्त करेंगे इसको। कंप्यूटर प्रोग्राम, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है भाई। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल है लिखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल है? कि कंप्यूटर प्रोग्राम की हम बात करें, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल है बताओ। अब आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, दबा के शेयर कीजिए सभी साथी। एक ऐसा शानदार 10 मिनट का रिवीजन जहां आपको 200 प्रश्न एक साथ में ही सब कुछ याद करवा दूं, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती, क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। और ये अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा ये कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आप सबके